नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो हाल ही में रिलीज हुई साउथ की जबरदस्त हॉरर थ्रिलर पर है। इस मूवी में प्यार, धोखा, अंधविश्वास, साइंस सब कुछ है। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक बहुत अमीर आदमी कार से कहीं जा रहा है। रास्ते पे चलने वाले लोग उसे सलाम कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि कार में से धुआं निकल रहा है। अंदर बैठा आदमी कार रोक देता है और बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है। आसपास के लोग भी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते देखते वह कार आग की लपटों में समा जाती है और वो आदमी मर जाता है। अगले दृश्य में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जिसे इस मूवी का हीरो हेमंत और उसका दोस्त जोसेफ चलाते हैं। हेमंत किसी का इंतजार कर रहा है। यह देख उस रेस्टोरेंट की एम्प्लॉय जोसेफ से कहती है कि मैं इतने सारे डिश बनाती हूँ, मैं कुकीज भी बना लूंगी, हम कुकीज बाहर से क्यों लेते हैं। जोसेफ कहता है चित्रा के कुकीज की बात ही कुछ अलग है। तभी हम देखते हैं चित्रा, जो इस मूवी की हीरोइन है, कुकीज लेकर वहाँ आती है। वह इस रेस्टोरेंट को कुकीज सप्लाई करती थी। चित्रा एक सीधी सादी डिसेंट लड़की थी। हेमंत उसे मन ही मन चाहने लगा था। वह चित्रा को कॉफी ऑफर करता है। दोनों साथ बैठ के कॉफी पीते हैं, कुछ बातचीत करते हैं और फिर चित्रा वहाँ से चली जाती है। वहाँ काम करने वाली लड़की जोसेफ से पूछती है कि सर ने चित्रा में ऐसा क्या देख लिया कि उस पर लट्टू हो गए हैं। इस पर जोसेफ कहता है कि हमारे रेस्टोरेंट में जो लड़के लड़कियां आते हैं वे हर दूसरे महीने अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बदलते रहते हैं। अधिकतर लोग स्वार्थ और पैसे के लिए ही रिलेशनशिप में रहते हैं। हेमंत को इन सबको देखकर बहुत गुस्सा आता था। चित्रा से बात करके उसे यह महसूस हुआ कि ये एक संस्कारी लड़की है। उसका मानना था कि प्यार इंसान की सीरत, ना कि उसका धन देखकर करना चाहिए। इन्हीं सब कारणों की वजह से हेमंत चित्रा को पसंद करने लगा था, लेकिन उसने अभी तक चित्रा को अपने मन की बात नहीं बताई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चित्रा और हेमंत की दोस्ती दिन बर दिन और गहरी होने लगती है। एक दिन हेमंत मौका देखकर चित्रा को प्रपोज कर देता है। चित्रा को ये बात पसंद नहीं आती है। वह कहती है मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, शायद तुमने मेरी दोस्ती को गलत समझ लिया है। हेमंत निराश होकर उससे पूछता है कि मुझे ना कहने की कोई वजह तो बताओ। चित्रा कहती है कि मेरे दिल में कोई और है, और ऐसा कहकर वे वहाँ से चली जाती है। हेमंत का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। वह घर में आकर यही बात अपने दोस्त जोसेफ को बताता है और उससे कहता है कि मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मैं उसे किसी और आदमी के साथ नहीं देख सकता हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि यहाँ का रेस्टोरेंट बंद करके दूसरे शहर में हम नया रेस्टोरेंट खोलेंगे। इसके आगे दिखाया जाता है हेमंत और जोसेफ अपने रेस्टोरेंट का सारा सामान पैक कर रहे हैं। तभी वहाँ चित्रा आ जाती है और वह हेमंत को डांटने लगती है। उससे कहती है कि तुम पागल हो क्या, एक लड़की के लिए अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। हेमंत कहता है हाँ मैं पागल हूँ, तुम जाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके खुश रहो। चित्रा गुस्से से हेमंत का हाथ पकड़ उसे ऊपर वाले फ्लोर में लेकर जाती है। वो उससे कहती है कि देखो मेरी जिंदगी में दूसरा कोई नहीं है और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि कुछ ही दिनों में मैं मरने वाली हूँ। ये बात सुनकर हेमंत शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, क्या तुम बीमार हो। चित्रा कहती है नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने तुम्हें अपने मरने का कारण बता दिया तो तुम विश्वास नहीं करोगे और हो सकता है कि तुम मुझे पागल भी समझो। हेमंत कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकती हो। चित्रा उसे एक हैरान करने वाली बात बताने लगती है। वह बताती है कि कुछ ही दिनों के अंदर मैं और मेरी फैमिली आत्महत्या करने वाली है। हेमंत कहता है तुम ये क्या कह रही हो और ऐसा तुम सब लोग क्यों कर रहे हो। चित्रा उसे बताती है कि बचपन में ही उसके पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। फिर चित्रा और उसकी माँ उसके चाचा नीलकंठ के घर में रहने के लिए आ गए। उसके चाचा ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला, उसे सपोर्ट किया और पिता की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन कुछ ही दिन पहले उसके चाचा की कार में आग लगने की वजह से मौत हो गई। परिवार ने एक्सीडेंट के कारण की जांच करने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे किसी का भी हाथ नहीं था। फिर इन लोगों ने पंडित और बाबाओं से इसके बारे में पूछा। कुंडली की भी जांच करवाई गई, जिससे पता चला कि अभी चाचा जी की मौत का समय नहीं हुआ था, उनकी अकाल मृत्यु हुई है। आगे वे बताती है कि पुराणों और ग्रंथों की मदद से चाचा जी को वापस जिंदा करने का उपाय इन लोगों को मिल गया है, जिसके चलते आने वाली पूर्णिमा में हम एक रिचुअल करेंगे। उसके बाद पूरा फैमिली बलिदान देगा, बलिदान स्वरूप हम सब फांसी लगा लेंगे। ये रिचुअल पूरा होने के बाद चाचा के साथ साथ हम सब जिंदा हो जाएंगे, इसलिए तुम आने वाली पूर्णिमा तक रुक जाओ।
ये सब सुन हेमंत शॉक हो जाता है। चित्रा क्या कह रही है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कहता है तुम और तुम्हारी फैमिली कैसे पागलों जैसी बातों पर विश्वास कर रहे हो। मरा हुआ आदमी वापस कैसे आ सकता है। यह सुन चित्रा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम कारण जानकर मुझे पागल समझोगे। और कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो पूर्णिमा तक रुक जाओ, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा कह वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आगे दिखाया जाता है कि हेमंत एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। उसे चित्रा द्वारा बताई गई सारी बात बताता है और उससे पूछता है क्या ये किसी प्रकार की मानसिक बीमारी है। डॉक्टर उसे बताता है कि ऐसे केस पहले भी देखे जा चुके हैं। वह अपने लैपटॉप में उसे अमेरिका, न्यूजीलैंड और इंडिया में ऐसे केसेस के आर्टिकल्स दिखाता है और उससे कहता है कि अगर एक आदमी किसी वजह से आत्महत्या कर रहा है तो हम उसे मानसिक बीमारी कह सकते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से कुछ लोग अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो वह मास मर्डर कहलाएगा। फिर डॉक्टर उससे कहता है कि अगर तुम चित्रा की मदद करना चाहते हो तो पहले ये पता लगाओ कि उनके दिमाग में ये आत्महत्या करने का आइडिया किसने डाला है। वो कौन है जो उसकी फैमिली को इन्फ्लुएंस कर रहा है और उसके पीछे उसका मकसद क्या है। हेमंत कहता है ये तो बहुत सिंपल है, मैं चित्रा से पूछ लूंगा और वो मुझे बता देगी। डॉक्टर कहता है नहीं, ये कॉम्प्लिकेटेड मामला है। चित्रा और उसकी फैमिली तुम्हें इतनी आसानी से पूरा सच नहीं बताएंगे। उसके लिए तुम्हें पहले उनका भरोसा जीतना पड़ेगा। जब उन लोगों को तुम पर पूरा भरोसा हो जाएगा तभी वो लोग तुम्हें अंदर की बात बताएंगे। इसलिए पहले तुम्हें उनका विश्वास हासिल करना होगा। फिर धीरे धीरे तुमको उनकी गलत फहमी दूर करनी होगी कि वो लोग जो रिचुअल करने जा रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये सब कुछ झूठ है, उनके दिमाग को किसी ने मैनिपुलेट किया है। अगर इस बात का तुम उन लोगों को विश्वास दिलाओगे तभी वो लोग तुम्हारी बात मानेंगे। डॉक्टर इसके आगे उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो लोग तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं समझते तब तक वो लोग तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे और तुम्हारी कोई नसीहत भी नहीं सुनेंगे। हेमंत कहता है कि ठीक है डॉक्टर, मैं देखता हूँ कि इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद हेमंत इस बारे में बहुत सोचता है और इस नतीजे पे पहुंचता है कि वह चित्रा से शादी कर उसकी फैमिली में शामिल हो जाएगा। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। चित्रा हेमंत से मिलने नहीं आती है। हेमंत चित्रा को कॉल कर कहता है कि मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम मुझसे मिलने कल मंदिर में आओ। चित्रा हामी भरती है और अगले दिन मंदिर में मिलने उससे आती है। चित्रा जब आंख बंद हाथ जोड़ भगवान जी के सामने प्रार्थना कर रही थी तब हेमंत उसे मंगलसूत्र पहना देता है। हेमंत का दोस्त जोसेफ उनकी वीडियो बनाता है और जो लड़की उनके रेस्टोरेंट में काम करती थी वह उन पर फूल बरसाती है। एक तरह से हेमंत ने मंदिर में चित्रा से दो गवाहों के सामने शादी कर ली थी। चित्रा ये सब देख सकपका जाती है। हेमंत उससे कहता है कि अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो और उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। चित्रा कहती है मुझे लगा था कि मेरी बातें सुन तुम मुझे पागल समझ छोड़ दोगे, लेकिन तुम मेरी फीलिंग समझ मेरा साथ दे रहे हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहकर वह उसे गले लगा लेती है। अगले दिन हेमंत चित्रा की फैमिली से मिलने के लिए उसके घर पर आता है और वो भी अपना सारा सामान लेकर। यहाँ में दिखाया जाता है कि चित्रा का घर काफी पुराना और भूतिया टाइप लग रहा है। उसकी फैमिली के लोग भी काफी अजीब थे। हेमंत जब चित्रा की फैमिली से मिलता है तब घर की मुखिया चित्रा की चाची अपने दामाद से कहती है कि वह हेमंत को सबसे इंट्रोड्यूस करवा दे। दामाद बताता है कि उसका नाम है वीरेंद्र। चित्रा की चाची का नाम है विमला देवी। इनके बेटे का नाम है विवेक। इनकी दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी दीप्ति जो मेरी पत्नी भी है और छोटी बेटी सीरी जिसका अभी भी तलाक हुआ है और इन्हीं लोगों के साथ आकर रहती है। और लास्ट में एक छोटे लड़के की तरफ पॉइंट करके कहता है ये है मेरा बेटा अनिरुद्ध। इसके बाद विमला देवी सबको घर के अंदर भेज देती है। फिर हेमंत से कहती है अगर सब कुछ सही होता तो दामाद के तौर पर हम तुम्हारा बहुत अच्छे से स्वागत करते, लेकिन हमारे हालात तो तुम्हें पता ही हैं। अब जब तुम्हें हमारे प्लान के बारे में पता ही चल गया है तो मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि तुम दर्शक की तरह देखते रहो, इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है और जब तक ये रिचुअल पूरा नहीं होता तब तक तुम और चित्रा अलग अलग कमरे में ही सोओगे। हेमंत ठीक है कहता है। फिर विमला देवी चित्रा को उसका कमरा दिखाने के लिए कहती है। चित्रा सबसे पहले उसे अपनी माँ से मिलाती है जो बेड रिडन थी और उनकी हालत काफी खराब थी। उसके बाद वह हेमंत को उसके कमरे की तरफ ले जाती है। रास्ते में एक कमरा दिखता है जिसपे बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। हेमंत पूछता है ये किसका कमरा है। इस पर चित्रा कहती है कि ये चाचा जी का कमरा है। हेमंत चुपके से उस ताले की तस्वीर निकाल लेता है
चित्रा हेमंत को उसका कमरा दिखाती है। तभी वहाँ सीरी हेमंत के लिए दूध लेकर आती है और चित्रा को वहाँ से लेकर चली जाती है। दूध पीकर हेमंत आराम करने के लिए थोड़ी देर लेट जाता है। आगे दिखाया जाता है कि चित्रा सबसे पूछ रही है कि उन्हें हेमंत कैसा लगा। सब लोग उसे डांटने लगते हैं कि तुम्हें अभी शादी करने की क्या जरूरत थी, हमारे सीक्रेट के बारे में उसे पता चल गया है, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? क्या गारंटी है कि वो हमारे रिचुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेगा? वीरेंद्र कहता है कि मुझे उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, हमें उसे अभी का अभी मार देना चाहिए। ऐसा कहकर ये लोग चित्रा को बांध देते हैं और हेमंत के कमरे में जाकर उस पर अलग अलग हथियारों से हमला करके मार देते हैं। तभी हेमंत हड़बड़ाकर उठ जाता है। दरअसल वो सपना देख रहा था। वह जोसेफ को उस ताले की तस्वीर भेजता है और उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए कहता है। रात को डिनर के वक्त हेमंत उनसे पूछता है कि इस रिचुअल के बारे में आप लोगों को किसने बताया है। चित्रा कहती है कि हमारे पुराणों और ग्रंथों में इन रिचुअल्स के बारे में बताया गया है। अगर हमें कुछ डाउट होता है तो हम विमला देवी से पूछ लेते हैं और अगर उन्हें कुछ डाउट है तो वो गुरुजी से पूछ लेती हैं। फिर सभी लोग कुछ श्लोक बोलने लगते हैं। चित्रा बताती है कि अंकल जी की आत्मा उस छोटे बच्चे अनिरुद्ध के अंदर आती है। यह सुन हेमंत धीरे से चित्रा से कहता है, ये तो पागलपन है। यह बात वीरेंद्र सुन लेता है और गुस्से से कहता है कि अगर तुम्हें हमारी बात पे भरोसा नहीं है तो तुम यहाँ आए ही क्यों हो? क्या हमारा अपमान करने के लिए? ऐसा कहे वे वहाँ से उठकर जाने लगता है। हेमंत उसे रोकता है, माफी मांगता है और शांति से खाना खाने के लिए कहता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग सात्विक खाना खा रहे हैं। उस बच्चे अनिरुद्ध को ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वे कहता है कि मुझे कुछ मीठा खाना है और कहता है और कुछ नहीं तो शुगर ही दे दो, लेकिन उसकी माँ उसे शुगर देने से मना कर देती है। इसके बाद सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन आधी रात को हम देखते हैं कि ये घर काफी डरावना लग रहा है। लाइट अपने आप फ्लिकर कर रही है। छोटा बच्चा अनिरुद्ध नींद में चलता हुआ किचन में आता है और कहता है, दादाजी मुझे शुगर चाहिए। तभी अंधेरे में एक हाथ बाहर आता है और उसे शुगर दे देता है। अगले दिन सुबह हेमंत का दोस्त जोसेफ उसे चुपके से डुप्लीकेट चाबियां लाकर दे देता है। हेमंत मौका देख चाचा जी का कमरा खोल उसके अंदर खोजबीन करने लगता है। वहाँ उसे कुछ अजीब चीजें दिखाई देती है। वह उन सब की फोटो निकाल अपने दोस्त को रिसर्च करने के लिए भेज देता है। आगे दिखाया जाता है कि रात के समय सभी लोग एक मोमबत्ती के सामने तांबे के लोटे पर हाथ रख कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। लोटा अपने आप चाचा की चेयर की तरफ खिसक कर जाने लगता है। यह देखकर हेमंत काफी हैरान हो जाता है। तभी नीलकंठ चाचा की आवाज सुनाई देती है। वह पूछते हैं कि रिचुअल की तैयारी सब ठीक ठाक चल रही है ना? सभी लोग हामी भरते हैं। फिर चाचा जी पूछते हैं कि ये नया लड़का कौन है? विमला देवी बताती हैं कि चित्रा ने इस लड़के से शादी कर ली है। सामने से आवाज आती है, क्या इतनी जल्दी? फिर वो कहते हैं, खैर कोई बात नहीं, मैं जिंदा होने के बाद इन दोनों को आशीर्वाद दूंगा। फिर वो लोग मोमबत्ती बुझा देते हैं और वो आत्मा चली जाती है। सब लोग जाने के बाद हेमंत वहाँ चेक करता है कि कहीं कोई डिवाइस तो नहीं लगा हुआ है जिससे आवाज आ रही थी, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोटा अपने आप से कैसे हिल रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि हेमंत फिर से नीलकंठ के कमरे में जाता है। वहाँ का मुआयना करते समय उसे कबर्ड के पीछे एक खुफिया दरवाजा मिलता है। जब वह उस दरवाजे के अंदर जाता है तो हैरान रह जाता है। वहाँ एक गलियारा था जो हर कमरे के बाहर से गुजर रहा था और दीवार पे बने पीप होल से हर कमरे में देखा जा सकता था। हेमंत को शक हो जाता है कि यहाँ कुछ बड़ा झोल चल रहा है। आगे दिखाया जाता है कि हेमंत अपने लैपटॉप पर कुछ रिसर्च कर रहा है जिसमें उसे कुछ बातें पता चलती हैं। उस रात हेमंत सब लोगों को डाइनिंग टेबल पर बुलाता है और फिर कहता है कि आज हम चाचा जी की आत्मा को लोटे में नहीं किसी और बर्तन पे बुलाएंगे। वह कैंडल जला सामने स्टील की गिलास रख देता है। अनिरुद्ध उस पर हाथ रखता है और सभी लोग मंत्र पढ़ने लगते हैं। ग्लास में कोई मूवमेंट नहीं होता है। यह देख हेमंत सबको बताता है कि ये कोई आत्मा का चक्कर नहीं है, बल्कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। तांबे का लोटा एक अच्छा कंडक्टर है, इसलिए वह मूव हुआ था। विमला देवी कहती है कि इस बच्चे के अंदर जो नीलकंठ की आत्मा आती है उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? हेमंत कहता है कि ये एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है। बच्चे को जो भी कहानियां हम सुनाते हैं उसे वे सही मान लेते हैं, इसलिए शायद ये ऐसा बर्ताव कर रहा है। चित्रा कहती कि ठीक है, हम ये सब मान लेते हैं, लेकिन उस दिन जो चाचा जी की आवाज आई थी उसका क्या? हेमंत कहता है इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुंह बंद करके ही आवाज निकाल लेते हैं।
हो सकता है कि परिवार वालों में से ही कोई आवाज निकाल रहा हो। विमला देवी कहती है कि अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। हेमंत कहता है नहीं नहीं सासू माँ, मुझे आपकी बात पर विश्वास है, लेकिन मैं अपने मन में कोई डाउट नहीं रखना चाहता हूँ। ऐसा कह वह वहाँ से चला जाता है। इसके आगे हम देखते हैं कि हेमंत से मिलने के लिए उसके कमरे में चित्रा आती है। वह उससे कहती है कि नीलकंठ चाचा ने हम सबके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हम सभी लोग उनसे इमोशनली अटैच्ड हैं। तुम्हारी उनसे कोई फीलिंग जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए तुम्हें सब कुछ अंधविश्वास लग रहा है। और उससे कहती है कि प्लीज हमारी भावनाओं से मत खेलो। हेमंत कहता है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो सिर्फ सही और गलत पहचानने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अगले दिन दिखाया जाता है कि सभी लोग लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं। वे हेमंत को बुलाते हैं और उसे बीच में बिठाकर उसके आसपास बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। वे उससे कहते हैं कि बलिदान देने से पहले ये रिचुअल करना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर बाद हेमंत को होश आता है। अनिरुद्ध, जिसने पूरी प्रक्रिया के दौरान वीडियो बनाई थी, उसे वीडियो दिखाता है। हेमंत उस वीडियो को देखने के बाद हैरान रह जाता है, क्योंकि उस वीडियो में हेमंत के अंदर नीलकंठ चाचा की आत्मा आ गई थी। वह उनकी तरह ही बर्ताव कर रहा था और उन्हीं के जैसे बोल रहा था। और विमला देवी जो चाचा की पत्नी है, उनसे बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। यह सब देखकर हेमंत परेशान हो जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि उसने ये सब कुछ कैसे किया। परिवार के लोग उससे कहते हैं कि जो तुम हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे, अगर वो सब कुछ सच है तो नीलकंठ की आत्मा तुम्हारे अंदर कैसे आ गई। हेमंत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपने दोस्त जोसेफ के पास जा ये सारी बातें बताता है। दरअसल इस घटना से वो काफी डर गया था। जोसेफ उसकी हिम्मत बढ़ाता है और कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में उस परिवार का राज पता करना होगा। अगले दिन हेमंत देखता है कि घर में लोग फांसी लगाने के लिए मेजरमेंट ले रहे हैं और लिस्ट बना रहे हैं कि कितनी टेबल्स अलग अलग हाइट की लगेंगी और कितनी रस्सियां लगेंगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि चाची का बेटा विवेक फांसी लगाने की प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन गलती से टेबल हट जाने की वजह से उसे सचमुच फांसी लग जाती है। घर वाले तुरंत उसे नीचे उतारकर अस्पताल लेकर जाते हैं। समय पर अस्पताल आ जाने की वजह से उसकी जान बच जाती है। अस्पताल में हेमंत को वो साइकेट्रिस्ट दिख जाते हैं जिनके पास वह सलाह मांगने गया था। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा रिसर्च कहाँ तक पहुँचा है। हेमंत कहता है कि डॉक्टर, मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। मुझे डर है कहीं मैं इस परिवार के बारे में पता करते करते खुद न पागल हो जाऊं। डॉक्टर उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तुम्हें इस परिवार के बारे में जानना है तो तुम्हें उस आदमी को ढूंढना पड़ेगा जिन्होंने इनके दिमाग में ये आत्महत्या करने वाली बात डाली है। और हो सकता है कि ये सब इन लोगों की प्रॉपर्टी और पैसा लूटने के लिए किया गया हो। आगे दिखाया जाता है कि हेमंत विवेक को घर ले आता है। खाना खाते समय बातों बातों में हेमंत उनसे पूछता है, अगर आत्महत्या का प्लान सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर सफल नहीं हुआ और सभी मारे गए तो ये प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी। सारी प्रॉपर्टी चाची के नाम थी। वह कहती है कि अगर हम सब मर गए तो हमें इस प्रॉपर्टी से क्या लेना देना, ऐसी पड़ी रह जाएगी। हेमंत कहता है कि अगर इस प्रॉपर्टी का नॉमिनी किसी जरूरतमंद को बना दिया गया तो प्लान फेल होने पर ये प्रॉपर्टी उस इंसान को मिल जाएगी और इसका पुण्य भी परिवार को मिलेगा। हेमंत की ये बात परिवार को सही लगती है। अगले दिन विमला चाची हेमंत को बुला बताती है कि उसने सारी प्रॉपर्टी और पैसे का नॉमिनी उसे बना दिया है और उससे कहती है कि हमें पूरा भरोसा है कि अगर हम लोग नहीं रहे तो तुम इस प्रॉपर्टी को अच्छे से संभाल लोगे। और बताती है कि इन रिचुअल को करने के लिए हमारी मदद लोपा बाबा करते हैं, उनके हम पर बहुत एहसान है। आगे बताती है कि उसकी छोटी बेटी सीरी का अफेयर उनके घर के नौकर के साथ हो गया था। जब इसके बारे में उसके पति नीलकंठ को पता चला तो उन्होंने उस नौकर की हत्या कर दी। तब लोपा बाबा ने अपने आश्रम के एक लड़के से सीरी की शादी करवा दी थी, लेकिन सीरी उस आदमी के साथ खुश न होने की वजह से उसे छोड़ वापस घर आ गई थी। हेमंत को अब लोपा बाबा के बारे में पता चल चुका था। वह तुरंत उसके आश्रम में जाता है। वहाँ वह देखता है कि सभी लोग बाबा को बहुत मानते हैं। वह बाबा से मिलता है और नीलकंठ फैमिली के बारे में उनसे पूछता है, लेकिन बाबा से उसे कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। हेमंत बाबा को सारी प्रॉपर्टी के कागजात दे देता है और कहता है कि अगर परिवार रिचुअल में असफल होता है तो आप इस प्रॉपर्टी को अपने आश्रम के लिए यूज कर सकते हैं। आगे दिखाया जाता है कि पूर्णिमा के दिन सभी लोग रिचुअल की तैयारी कर रहे हैं। रात को दिया जला सभी लोग मंत्र पढ़ते हैं और फिर फांसी लगा लेते हैं। उनका मानना था कि दिया बुझने के बाद एक बार फिर से जल उठेगा और फिर नीलकंठ के साथ सभी लोग जिंदा हो जाएंगे।
जैसे ही सभी फांसी लगाते हैं, हेमंत तुरंत चित्रा को नीचे उतार देता है। चित्रा उससे कहती है, ये तुमने क्या कर दिया? मेरी फैमिली के सारे लोग मारे गए और मैं अभी तक जिंदा हूँ। ऐसे तो ये रिचुअल पूरा नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है जिसने अपने हाथ में नीलकंठ चाचा जैसे अंगूठियां पहनी हुई थी। चित्रा उसके पास जाती है और हेमंत तभी उसे एक शॉकिंग बात बताता है, जो कि दर्शकों के लिए भी बहुत शॉकिंग था। हेमंत कहता है, मुझे पता चल गया है, ये नीलकंठ चाचा नहीं है बल्कि ये आश्रम के बाबा हैं, जो इस प्लान में तुम्हारी मदद कर रहा है और इस प्लान को तुम दोनों ने ही अंजाम दिया है। यह देख चित्रा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। वह हेमंत को मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी हेमंत का दोस्त जोसेफ उसे पीछे से पकड़ लेता है। हेमंत चित्रा से पूछता है, तुमने अपनी ही फैमिली को मारने का प्लान क्यों बनाया? तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? चित्रा यहाँ एक हैरान कर देने वाला खुलासा करती है। वह कहती है, ये परिवार तो एक घटिया परिवार है। वह बताती है, जब मैं और मेरी माँ पिता की मौत के बाद यहाँ रहने आए थे, तब नीलकंठ चाचा ने हमें सहारा तो दिया, लेकिन चाचा मेरे साथ गलत काम करते थे, मुझे अब्यूज करते थे। मैं छोटी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, इन बातों का मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा। मुझे मेंटल प्रॉब्लम होने लग गई। तब चाचा ने मुझे इस बाबा के आश्रम में छोड़ दिया। यहाँ रह मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी। इस बाबा ने मुझे सपोर्ट किया, तभी मैंने इस बाबा के साथ मिलकर प्लान बनाया कि इस पूरी फैमिली को मारकर मैं अपना बदला लूंगी। आगे बताती है कि चाची को भी चाचा की सारी काली करतूतों के बारे में पता था, पर इसकी हिम्मत ही नहीं थी कि उनके अगेंस्ट कुछ बोल सके। इस परिवार के सभी लोग स्वार्थी हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए मैंने इस बाबा के साथ मिलकर इन सभी को मारने का प्लान बनाया था और सारी प्रॉपर्टी और पैसा लेकर हम यहाँ से चले जाएंगे। जब मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में आती थी, तब तुम्हारा सॉफ्ट नेचर देखकर मैंने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करोगे और जब मैं फांसी लगाऊंगी तब तुम मुझे मरने नहीं दोगे। उस घर में जितनी भी भूतिया घटनाएं हो रही थी, वो सब बाबा और चित्रा मिलकर कर रहे थे। आश्रम में रहकर चित्रा ने हिप्नोटिज्म सीख लिया था। वह अनिरुद्ध को हिप्नोटाइज कर देती थी, जिस वजह से वो बच्चा चाचा जैसे बिहेव करने लगता था। उसने हेमंत को भी हिप्नोटाइज किया था, इसी वजह से उस दिन वह चाचा जैसे बिहेव कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि फैमिली के बाकी मेंबर फांसी के फंदे से नीचे उतरते हैं। दरअसल चित्रा और बाबा के बारे में हेमंत ने उन लोगों को पहले ही बता दिया था। उन लोगों ने चित्रा को यकीन दिलाने के लिए फेक फांसी का नाटक किया। हेमंत कहता है, तुम्हें बदला ही लेना था तो अपने चाचा से लेती, तुम इन सब से क्यों बदला ले रही हो? यहाँ हमें पता चलता है कि कहानी के शुरू में जिस अमीर आदमी की गाड़ी में आग लगी थी, वे चित्रा के चाचा थे और वह कोई दुर्घटना नहीं थी। इसके पीछे भी चित्रा और बाबा का हाथ था। चित्रा हंसती और कहती है कि तुम सबको रिचुअल शुरू होने से पहले पानी नहीं पीना था, क्योंकि पानी में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। देखते ही देखते सभी लोग एक एक करके बेहोश होने लगते हैं। चित्रा बाबा से कहती है कि हम सारा पैसा लेकर यहाँ से दूर चले जाएंगे और वहाँ जाकर अपना नया आश्रम बनाएंगे। लेकिन बाबा के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वह कहता है कि चित्रा, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो ये सारी प्रॉपर्टी और पैसा मेरा हो जाएगा। दरअसल बाबा बेहोश परिवार वाले हेमंत और चित्रा को मारकर सारी प्रॉपर्टी और पैसा हड़पना चाहता था। बाबा चित्रा से कहता है कि मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़कियां मुझे बहुत मिल जाएंगी। ऐसा कहकर वह उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तभी हेमंत को होश आ जाता है। वह चित्रा को बचाने लगता है। बेहोशी की दवा का थोड़ा बहुत असर अभी भी उस पर था, इसलिए वह पूरी ताकत से उसे बचा नहीं पा रहा था। बाबा अभी चित्रा को मारने ही वाला था, तभी हम देखते हैं कि चित्रा के कजन विवेक को होश आ गया है। वह आकर चित्रा को बचा लेता है। चित्रा ये सब देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे गिल्ट होता है कि उसने अपने फैमिली को मारने की कोशिश की और वही फैमिली उसे बचा रही है। आगे दिखाया जाता है कि पुलिस ने उस ढोंगी बाबा को पकड़ लिया है और चित्रा का इलाज मेंटल हॉस्पिटल में चल रहा है। डॉक्टर हेमंत से कहता है कि तुम इसे यहीं छोड़कर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हो। हेमंत डॉक्टर से पूछता है कि चित्रा कब तक ठीक हो जाएगी। डॉक्टर कहता है काउंसलिंग और दवाइयों से ये 1-2 साल में ठीक हो जाएगी। हेमंत कहता है ठीक है, तब तक मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि मैंने चित्रा से दिल से प्यार किया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है मूवी अच्छी लगी होगी। अगर मूवी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।